डॉक्टर जहांजीब सिरवाल जी हैं जम्मू कश्मीर से, उनकी भी सदस्यता विधिवत माननीय विनोद तावरे जी और माननीय हरदीप पुरी जी। अभी फिर बोलेंगे। श्रीमती परमपाल कौर जी। भाई साहब। गुरप्रीत सिंह मालूका जी। दे दिया ये। सब अभी तुरंत हैं? लास्ट में करा दे, लास्ट में। सर एक बार, सर एक बार इच्छा है खड़े होके इन लोगों का ग्रुप फोटो हो, बाद में जाते समय करेंगे, बाद में करा देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी से कि अपने साथियों का अभिवादन भी करें और संबोधित करें। माननीय विनोद तावरे जी। नमस्कार। आज फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की यात्रा में कई ताकतवर यात्री जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उसके पूर्व मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। तो बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस में पहले जो आईटी सेल के प्रमुख थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ ही कुछ अन्य जो थे नेता, उन्होंने भी अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और साथ ही साथ विनोद तावड़े यहाँ बता रहे थे कि किस तरीके से जो चुनावी कैंपेन चल रहा है उसमें जो खासतौर से विपक्ष की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अशोभनीय और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आइए अब मिड डे प्राइम की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। धुआंधार प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में की विजय संकल्प रैली। कहा, भाजपा की मजबूत सरकार ने 10 सालों में तेजी से किए विकास के कार्य। राजस्थान के करौली में भी चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करेंगे जनसभा। राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर में राहुल गांधी की रैली, तो नागपुर में मायावती की जनसभा।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। महेंद्रगढ़ में जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटी, 5 बच्चों की मौत। लापरवाही के साथ साथ छुट्टी के दिन स्कूल खुलने पर उठे सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। 2007 में सरकारी अधिकारी को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को ठहराया सही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चलेगा आपराधिक मुकदमा। 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। अमन और चैन की दुआओं के साथ देश भर में मनाई जा रही है ईद। ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने। दोनों टीमों की नजर प्रतियोगिता में दूसरी जीत दर्ज करने पर। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिचौलिए गरीबों का पैसा खा जाते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा उन पर 7वें आसमान पर है। कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2,600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना सभी का दायित्व है। उन्होंने हर की पौड़ी का मुद्दा उठाया और कहा कि इसका अपमान करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। आपको भूलना नहीं है, ये वही कांग्रेस है जो कहती रही है कि हर की पौड़ी में वो मां गंगा के किनारे पर हर की पौड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं, एक नहर के किनारे बसी है। अब ये गंगा जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। इन्हें उत्तराखंड के लोग सबक सिखा करके रहेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचेंगे। पीएम यहां करौली में जनसभा कर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने इंदु जाटव को मैदान में उतारा है। रैली के जरिए पीएम मोदी करौली धौलपुर के साथ ही
टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधेंगे। वहीं महिला आरक्षण के मुद्दे पर कायम भाजपा ने करौली में अपने मौजूदा सांसद का टिकट काटकर इस बार महिला उम्मीदवार को मौका दिया है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने करौली में बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव से खास बातचीत की। मैं इस वक्त करौली में हूं। करौली एक रिजर्व सीट है। बीजेपी ने इस बार सिटिंग एमपी का टिकट काट कर टिकट दिया है इंदु देवी जाटव को, और हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। इंदु देवी, आप प्रधान रह चुकी हैं, लेकिन सांसद का चुनाव आपके लिए बिल्कुल नया है। क्या मुद्दे हैं आपके पास जिनके लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? जी, हमारे मुद्दे सबसे पहले तो हमारा जो करौली धौलपुर है, रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारा मेन मुद्दा है। दूसरा हमारा माइनिंग है, क्योंकि हमारा जो एरिया है ये पूरी तरह माइनिंग पर ही डिपेंडेड है, क्योंकि यहाँ और रोजगार का कोई साधन नहीं है। तीसरा हमारा नेशनल हाईवे का है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए तो हमें नेशनल हाईवे भी चाहिए जो एमपी से लिंक होगा। और हमारा कृष्णा सर्किट का है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का है, हमारे करौली में एम्स हो ताकि अच्छी चिकित्सा मिल सके हमारे क्षेत्रवासियों को। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर का, जहां पे प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं सालों से, बचपन से आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैंने खुद ने मेरा बिजनेस किया, एक परिवार से हूँ, एक व्यापारी परिवार से हूँ। कभी किसी की हिम्मत नहीं है कि कह जाए कि चवन्नी भी पॉलिटिक्स से, कभी हमने वो अपेक्षा नहीं रखी है कि कुछ ना कुछ देना है, पार्टी को कुछ देना है। और 40 साल से मेरे पिताजी हो या 15 साल से मैं हूँ, ये सब लोग जानते हैं, जो भी हमारे करीबी हैं, कुछ अपेक्षा के बिना पार्टी में दिल से काम किया। पर जब ये लगने लगा कि एक ऐसी पार्टी जो विचारधारा की हम बात कर रहे हैं, और विचारधारा के दो मुख्य बिंदु, कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। जब ये लगने लगा लास्ट 1.5 साल से कि दोनों मुद्दों पे जो पार्टी की मुख्य जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे बिल्कुल भटकने की बात चलेगी, लेफ्टिस्ट की तरफ चलेगी। हम भी प्रवक्ता थे, हम भी कई बार डिफेंड करते थे। आज मैं सैनिक था, करता था, पर मन से दुख होता था कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं। आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जिस प्रकार से लास्ट 1.5-2 साल में, मैं किसी आज व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं करूंगा, पर जो एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, एक मैसेज जो पीपल में जो देना होता है कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी, जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा क्या। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए? इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आज देश के सामने अब जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस तो रोहन गुप्ता यहाँ संबोधित भी कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से उनका अनुभव रहा है। 15 साल का कांग्रेस में आईटी सेल के वो प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि कोशिश हमने की लगातार कि पार्टी को कुछ दिया जाए, लेकिन वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। और खासतौर से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है ये। लगातार इस तरह की स्थिति कांग्रेस के सामने आ रही है और वहीं बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज की अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री करौली राजस्थान पहुंचेंगे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित वो करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे कितनी देर बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और किस तरह का सियासी समीकरण वहां आपने देखा? हमने देखा जो उम्मीदवार हैं उनसे भी आपने बातचीत की थी। देखिए मुकुल, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और करौली धौलपुर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। हालांकि ये 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है और करौली जो बड़ा स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड है, क्योंकि एमपी और यूपी दोनों की सीमाएं यहाँ से लगती हैं। कल मैं जब बीजेपी के उम्मीदवार से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने 33% आरक्षण के नाम पे एक महिला को कैंडिडेट दिया है, और 2 बार के सिटिंग एमपी का टिकट काटा है बीजेपी ने। जो राजौरिया बीजेपी के विनिंग कैंडिडेट थे, 2 बार एमपी बन के आए थे, वो उनका टिकट काट दिया गया। और
यहाँ पर रिजर्व सीट है, ये अनुसूचित जाति की सीट है और कांग्रेस से भजनलाल जाटव को उतारा गया है। भजनलाल जाटव जो है वो गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो रेल नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर कि अभी तक यहाँ पर ट्रेन नहीं पहुँच पाई है और बीजेपी प्रधानमंत्री की फेस वैल्यू पर टिकट मांग रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का आज का ये जो रायसेन का दौरा है, ये चौथा दौरा होगा। कोटपुतली से उन्होंने शुरुआत करी, कोटपुतली से चूरू, चूरू से पुष्कर जो अजमेर के अंदर आता है और अब यहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं करौली धौलपुर में और कल दो सभाएं उनकी होंगी। इनफैक्ट सुबह बाड़मेर में वो जनता से मुखातिब होंगे जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाड़मेर और जैसलमेर मिलकर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है और शाम को दौसा के अंदर वो एक रोड शो करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का जो फेस वैल्यू, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, उसको लेकर बीजेपी के कैंडिडेट काफी आश्वस्त है और कैंपेनिंग अगर हम कंपैरिजन करें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो बीजेपी अपने कैंपेनिंग में काफी आगे चल रही है। हालांकि राहुल गांधी आज बीकानेर और जोधपुर का दौरा जरूर कर रहे हैं। एक रैली कांग्रेस ने जयपुर में भी की थी, लेकिन अगर स्मूथ कैंपेनिंग की बात करें, अगर कार्डर बेस्ड कैंपेनिंग की बात करें, तो बीजेपी कैंपेनिंग में काफी आगे चल रही है। जी बिल्कुल विशाल, कैंपेनिंग में जिस तरीके से आपने बताया जो बीजेपी है आगे चल रही है और अब से कुछ देर पहले हम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ भी इस बात का जिक्र किया गया कि जो विपक्ष है उसके तो कैंपेनिंग में भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, जो इंदू देवी हैं, उनकी अगर प्रोफाइल की खास तौर से बात की जाए, एक प्रधान होने के नाते कहीं ना कहीं एक हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो काम कर रहा है और जो विकास की सोच रखता है, तो उसको कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से तवज्जो दी गई है और उनको टिकट दिया गया है। जैसा आपने बताया कि जो पिछले सांसद थे उनका टिकट काट के। देखिए मुकुल, अगर हम बात करें इंदू देवी की, तो इंदू देवी को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने के इनिशिएटिव पे 33% आरक्षण का बिल लाया गया लोकसभा के अंदर और बीजेपी उसको फॉलो कर रही है। और ये बड़ी अजीब बात है कि आप अपने 2 बार के सिटिंग एमपी को का टिकट काटकर आप एक महिला कैंडिडेट को दो, तो ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से मुझे, माताओं और बहनों से का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और उसके तहत उनको टिकट दिया गया है। हालांकि वो प्रधान रह चुकी है, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर है। ये जरूर है कि वो अपनी इनिंग की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट उनको मिल रहा है पार्टी की तरफ से, काडर की तरफ से, और जो मुद्दे वो उठाते रही हैं, और बीजेपी काफी अग्रेसिव मूड में इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी जीता, तो सेमीफाइनल जिसको कहा जा रहा था जो 4 स्टेट्स में हुआ, उसमें जीत हासिल करने के बाद अब ये जो फिनाले है इसमें बीजेपी काफी अपबीट मूड में है। जी बिल्कुल, काफ़ी हम कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कितना बेहतर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से यहाँ किया गया था। फिलहाल विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे अपडेट लेंगे जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे और इस चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ में उनकी जनसभा होगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो महाकौशल क्षेत्र में पड़ने वाली मंडला लोकसभा सीट कई मायनों में खास है। यहां से पार्टी ने फिर एक बार मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर दाव लगाया है। कुलस्ते 1996 से 2004 तक लगातार चुनाव जीते, लेकिन 2009 में कांग्रेस ने वापस कब्जा इस सीट पर किया। 2014 में कुलस्ते ने फिर बाजी मारी और इसके साथ ही 2019 का चुनाव भी इन्होंने बीजेपी के नाम किया। कांग्रेस ने इस बार मंडला से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं खजुराहो लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा प्रत्याशी हैं। एक तरह से यहां उनके लिए वॉकओवर जैसी स्थिति है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा दीपक यादव का नामांकन रद्द हो चुका है। मध्य प्रदेश के बाद अमित शाह आज महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली मराठवाड़ा के नांदेड़ में करेंगे। नांदेड़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी के मौजूदा सांसद प्रताप राव चिखलीकर का यहां कांग्रेस के पूर्व विधायक वसंत राव यशवंत से मुकाबला है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज गंगटोक में सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि जो पहले की सरकारें थीं वो अलगाव और अज्ञानता में विश्वास करती थीं। इन लोगों को अलग रखो, अज्ञानता में रखो और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, उन्होंने कहा पूर्व की ओर देखें, पूर्व की ओर कार्य करें, तेजी से कार्य करें और पहले कार्य करें। जो पहली की सरकारें थी वो सरकारें बिलीव करती थी
आइसोलेशन में और इग्नोरेंस में। आइसोलेट रखो इनको और इग्नोर रखो और अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाओ। दिस वॉज द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज। बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड, लुक ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट। तो कैसे पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी है, इस बात का जिक्र कर रहे थे जेपी नड्डा। वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गढ़ माने जाने वाले नागपुर को चुना है। मायावती नागपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगी। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने अभी तक यूपी में चुनाव प्रचार अभियान की कमान अपने भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सौंप रखी थी, जो अब तक 3 रैलियां कर चुके हैं। चुनाव के पहले चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो महज 7 दिन बाकी होने के बावजूद मायावती ने खुद प्रचार शुरू नहीं करने को लेकर तमाम अटकलें लगा रखी थी, लेकिन उन्होंने अब प्रचार अभियान के आगाज का फैसला करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं खासतौर से राजस्थान की करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को मैदान में उतारा है। भजनलाल का दावा है कि राजनीति में अनुभवी होने की वजह से जीत उन्हीं की होगी। करौली धौलपुर अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट है। हिंडौन सीट में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कांग्रेस के भजनलाल जाटव से खास बातचीत की। मेरे साथ है भजनलाल जाटव, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और ये एक आरक्षित सीट है। भजनलाल जी, बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में आप कांग्रेस की तरफ से क्या वादा कर रहे हैं लोगों को? करौली धौलपुर की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उनका प्यार कि मेरे को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और मेरे शीर्ष नेतृत्व का। हमारा लक्ष्य है इस क्षेत्र को आगे ले जाने का। 10 साल यहाँ पर केंद्र में सरकार रही, 10 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। जो हमारा रेल का प्रोजेक्ट था, जो करौली धौलपुर से लेकर करौली वाया कैला देवी जाना था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। अब उसका जाके शिलान्यास वगैरह हुआ है। तो जो काम नेशनल हाईवे का बुरा हाल है, जो धौलपुर से लेके अपना करौली तक चलते हैं, वो नेशनल हाईवे जबकि बन जाना चाहिए था, वो नेशनल हाईवे का बिल्कुल बुरा हाल है। डांग क्षेत्र है और डांग क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि चंबल का पानी यहाँ पर पहुंचे, जिनके लोगों को यहाँ पर पानी मिलना चाहिए। तो आपका मुकाबला अपने समाज की इंदु देवी जाटव से है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको समाज का पूरा साथ मिलेगा या बटेंगे वोट? अब बताओ भैया, आप सब लोग बताओ, समाज के बटेंगे? बोलिए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भजनलाल जाटव जिंदाबाद। भजनलाल जी, ये बताइए कि 2 चुनाव बीजेपी ने जीते, लगातार 2 चुनाव, इस बार आपको क्यों उम्मीद लग रही है? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो यहाँ से सांसद चुन के जाए और यहाँ की जनता की बात को, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के अंदर अपनी जोरदारी और अच्छी तरीका से बात को, अपनी मौलिक अधिकार है उनको सही ढंग से रख सके। धौलपुर करौली की जनता को क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या उनको आप देंगे? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीका से यहाँ 10 साल सांसद रहा, उनका टिकट क्यों काटा? टिकट इसलिए काटा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी और यहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं, लोग परेशान हैं, कोई मिलता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ज्यादातर प्रधान कांग्रेस के हैं, जिला प्रमुख कांग्रेस के हैं, एमएलए कांग्रेस के हैं, तो सांसद कांग्रेस का बनेगा तो नीचे से ऊपर तक कड़ी एक होगी। तो ये है भजनलाल जाटव, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस धौलपुर करौली की सीट पर जरूर जीत हासिल करेगी। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, हिंडौन सिटी। तो हर एक उम्मीदवार अपनी जीत का दावा यहां ठोक रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश की नगीना सीट की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, यहां पर जिस तरीके से लगातार पहले चरण में मतदान होने वाला है, यहां पर तमाम दल अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में नगीना में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में लोग बुलडोजर लेकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। हम नगीना लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पहुंचे हैं लोगों के बीच और उनसे जानेंगे उनकी राय, यहाँ पर वो क्या कुछ सोचते हैं चुनाव को लेकर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे समर्थक मौजूद हैं जो बुलडोजर से प्रचार कर रहे हैं। इनके साथ बुलडोजर भी नजर आ रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं क्या कुछ इनके लिए बड़े खास मुद्दे हैं, इन्हीं लोगों से सीधे जानते हैं क्या मुद्दे नगीना लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़े हैं और आप लोग किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी अब की बार ओम कुमार विधायक 400 पार निकलेगी इस बार भाजपा 400 बार। नेहटोर विधायक है, पहले हमारे मौजूदा विधायक है नेहटोर से। इस बार हमारी नगीना लोकसभा सीट से सांसद का टिकट हुआ है हमारे गांव के, हम इनको जिताएंगे। अब की बार मोदी सरकार 400 पार।
ये 2014 में नगीना लोकसभा विजयी हुई थी। इस बार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ 2 लाख वोटों से हमारे ओम कुमार विधायक जी जीत रहे हैं। ये जो हमारा गांव है ये निष्पक्ष है, इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है। आज ईद का त्योहार है, सभी लोगों ने सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हमारे गांव के माननीय विधायक जी को सांसद का टिकट हुआ है। इस विषय में ये कोई निशान नहीं देखेंगे, केवल ओम कुमार जी को वोट देंगे और एक 400 पार होगा। हमने सुन रहे हैं लोगों की राय, यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों में बीजेपी को लेकर यहाँ समर्थन है। इनको उम्मीद है, क्योंकि इनके गांव के हैं तो ये पूरा समर्थन उन्हें दे रहे हैं और इनको उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो लक्ष्य दिया है उसको पूरा करेगी। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, नगीना लोकसभा क्षेत्र। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि भाजपा की कर्नाटक की 28 सीटों पर और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत पक्की है। कर्नाटक की 28 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए वे आज से चुनावी दौरा शुरू करेंगे। We are going to get almost all the 28 Lok Sabha and we are going to win all the 28 Lok Sabha constituencies. Response is very good. From today onwards, I am going to tour almost all the 28 Lok Sabha constituency, and I have got full confidence. Total, we are going to win minimum 400 seats under the leadership of Narendra Modi ji. वहीं केरल की अंटिगल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन पर हमले का प्रयास किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंची। आरोप है कि हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हैं। इसे राजनीति से प्रेरित हमला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन अंटिगल लोकसभा क्षेत्र के पलिकल ग्राम पंचायत के कोटियम मुकु के पास पाकलकुकरी में बुधवार शाम प्रचार अभियान में जुटे थे। वे संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वे अपने काफिले के साथ जा रहे थे। इस बीच एक बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे और केंद्रीय मंत्री पर हमले की कोशिश की। इस हमले में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आरोप है कि तीनों हमलावर केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम से जुड़े हैं। वी मुरलीधरन ने कहा कि हमलावर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहना चाहिए। उन्होंने घटना की जांच की मांग की है। इसके साथ ही आपको बता दें, वी मुरलीधरन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में लिखा है कि केरल में प्रचार के दौरान सीपीआईएम के गुंडों ने मुझे धमकाया और प्रचार वाहन पर हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। केरल में भाजपा को मिल रहे व्यापक जन समर्थन से सीपीआईएम चिंतित है, इसलिए भाजपा उम्मीदवारों को धमकाने के लिए इस तरह की कोशिशों का सहारा ले रही है। केरल में प्रचार के दौरान एनडीए उम्मीदवारों पर लगातार हो रहे हमलों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 14 दिनों में केरल में एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों एनडीए की जीत की बढ़ती संभावनाओं को लेकर चिंतित हैं, इसलिए एनडीए उम्मीदवारों के उनको डरा धमका रहे हैं। Yesterday, our senior BJP leader and candidate from Artingal was brutally, the vehicle was attacked. They were trying to attack the candidate in Trivandrum Lok Sabha constituency against Rajiv Chandrasekhar. A lot of allegations, false allegations are coming. In many places, Pallam, our candidate Krishna Kumarji was blocked by SFI goons. The women candidate Nivedita Subramaniam was brutally blocked, attacked by the KSU, SFI, MSFI, MSF groups. So, day by day the campaign is going on. BJP and NDA candidates are blocking, attacking. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत से भी कांग्रेस की अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। Since the election campaign gear up, our prospects are improving all over India. We are getting reports from everywhere that Congress and India alliance doing well everywhere. Especially for Kerala, you are concerned, we will sweep all the 20 seats. In my view, we will. Last time you all rightly tell we lost 1 seat. This time that also will come to Congress and UDF. Basically, Karnataka also earlier situation was not that much favorable. Now everybody in Karnataka telling situation is very favorable for Congress party. Telangana is favorable. Tamil Nadu is favorable.
And North India also, very good reports are coming. तो केसी वेणुगोपाल बता रहे थे कि किस तरीके से दक्षिण भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पकड़ मजबूत हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बसपा ने इस बार बिजनौर सीट से सांसद मलूक नागर का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मायावती ने चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले ही उनके बसपा छोड़ने की खबरें आई थी, लेकिन बिजनौर से टिकट काटने के बाद उन्होंने अब पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है और अब आरजेडी का दामन थामा है। एसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़ के चला जाता है। हम 18 साल रहे, हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। कहीं नया घर तलाशेंगे। तो नया घर तलाशने की बात कही थी। और आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व बसपा नेता मलूक नागर के पार्टी में शामिल होने पर कहा कि एक जमीन से जुड़े हुए नेता सहपरिवार हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा वे किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सहपरिवार लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी पैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे। साथ ही मलूक नागर ने कहा कि वे मजदूरों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए अधिकारों की लड़ाई जारी रखेंगे। 40 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में किसान समाज, पिछड़े समाज में हमारे घर में ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर और एमपी लगातार हम लोग रहते आए हैं। देश के लिए सरकार ने अच्छा काम करा तो खुल के हमने तारीफ करी, और अगर सरकार के काम में कहीं खामियां थी तो आराम से उन कमियों का उजागर करा, लड़े, जूझे, भिड़े, टकरे। कांग्रेस की तरह हम कभी सीटें खाली नहीं पड़ी रही। इसीलिए 17वीं लोकसभा में 864 इशू रेज करे हैं मैंने। देश में हमेशा किसानों की, मजदूरों की, कमजोरों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ती आई है। तो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के सदस्यता ग्रहण करके और चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में देश के लिए काम करने की इच्छा थी। मैंने रिक्वेस्ट करी, इन्होंने स्वीकार करी, अब आपके बीच में है। तो मलूक नागर यहां पर आपने देखा बीएसपी का दामन छोड़कर अब आरएलडी में शामिल हो चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के जींद जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ छात्र छात्राओं ने मतदान के महत्व पर चित्रों के माध्यम से अपना संदेश साझा किया। कॉलेज के छात्र हस्ताक्षर अभियान में भाग लेने के बाद सेल्फी पॉइंट पर काफी उत्साह के साथ सेल्फी लेते नजर आए। जींद राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य सत्यवान मलिक ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाना है। वहीं छात्राओं ने बताया कि वे स्वयं तो मतदान करेंगी ही, साथ ही अन्य महिलाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। हमारे कॉलेज में स्वीप एक्टिविटी के तहत हम पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। साथ में हम सिग्नेचर ड्राइव चला रहे हैं और मतदाता शपथ हम करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारे छात्र छात्राएं, स्टाफ के, टीचिंग, नॉन टीचिंग के सभी सदस्य उसमें शामिल रहेंगे। और जो निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से फोकस है कि हमारा युवा मतदाता बढ़ चढ़कर इस लोकसभा के चुनाव में भाग ले। 25 मई को लोकसभा के इलेक्शन है, तो फिर आप जरूर वोट डालने जाए। खास करके जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं वो जरूर वोट डालने जाए अपना। 25 मई को लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं कि मेरे सभी महिलाओं से यही अनुरोध है और लड़कियों से भी कि जिन महिलाओं और लड़कियों का वोट बना हुआ है वो अपना वोट जरूर डालें। मतदान शुरू होने वाले हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि सभी लड़कियाँ मतदान करने जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आँख मीच कर किसी को भी वोट डाल दे। अपने सोच समझ कर वोट डालना। वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है
और मैं दूसरी लड़कियों को भी ये प्रेरित करना चाहती हूँ कि वो अपना वोट डाले, वो अपना कीमती वोट जरूर डाले। तो मिड डे प्राइम में 24 की चुनौती खबरों में बस इतना ही। अब बाकी खबरों का भी हम आगे रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हरियाणा की, जहां महेंद्रगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूल बस पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई और 15 बच्चे घायल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। हादसे का शिकार हुई बस GL पब्लिक स्कूल की थी। हादसे में करीब 15 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक रेफर किया गया है। हादसे को लेकर घोर लापरवाही के साथ साथ कई सवाल उठ रहे हैं। आज ईद पर सरकारी अवकाश होने के बावजूद निजी स्कूल में छुट्टी क्यों नहीं थी? पुलिस इस मामले में फिलहाल जांच कर रही है। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर संदेश लिखा है कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस बस दुर्घटना पर अपना दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो
यहाँ लगातार अगर बात की जाए प्रतिक्रियाएं आ रही थी जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ। वहीं अब बात करते हैं एनआईए को लेकर। दरअसल एनआईए ने झारखंड और असम में छापेमारी कर पीएलएफआई के विनोद मुंडा को झारखंड के खूंटी जिले से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपित नक्सली गतिविधियों में शामिल रहा है। जांच एजेंसी ने वॉकी टॉकी, 5 मोबाइल फोन, सिम कार्ड और 11,000 रुपये बरामद किए हैं। मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएलएफआई के सदस्यों की संलिप्तता कोयले के व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स को डरा धमकाकर उगाही करने में पाई गई है। इन्होंने झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में वारदात को अंजाम दिया है। ये उगाही पीएलएफआई को पुनर्जीवित करने को लेकर भी है। तो एनआईए ने गिरफ्तारी की है। पीएलएफआई को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जा रही थी और जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो नक्सली गतिविधियों में भी आरोपी रहा है। ये जानकारी निकल कर आई है। पीएलएफआई के विनोद मुंडा को झारखंड के खूंटी से गिरफ्तार किया गया है, जो कि नक्सली गतिविधियों में भी पहले संलिप्त रहा है और अब कहीं ना कहीं पीएलएफआई को पुनर्जीवित करने के लिए अलग अलग अवैध गतिविधियों में सक्रिय था। इसके बाद एनआईए ने इसकी गिरफ्तारी की है। आसपास के राज्यों में भी सक्रियता के साथ लगातार कोशिश की जा रही थी पीएलएफआई को पुनर्जीवित किया जा सके। वहीं शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उनके निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राजशेखर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसका हवाला देते हुए विभव कुमार की निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया और तुरंत प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया गया। हालांकि इसको लेकर यह सवाल जरूर है कि क्या मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ को विजिलेंस विभाग इस तरह से हटा सकता है या नहीं। ऑर्डर के हिसाब से विभव के खिलाफ नोएडा में आईपीसी की धारा 353, 504, 506 के तहत अलग अलग मामले दर्ज हैं, जिनकी जानकारी उन्होंने छिपाई, जबकि किसी प्राइवेट पर्सन की नियुक्ति के समय उसको ये जानकारी देनी होती है। जबकि विभव कुमार की तरफ से ये जो जानकारी है छिपाने का भी आरोप है। केजरीवाल को एक और झटका यहां पर लगा है। उनके निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त करने की बात कही गई है। वहीं अब बात अगर की जाए चुनाव के दौर में भाजपा का कुनबा और बढ़ चला है। कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख रह चुके रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ गुरप्रीत सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। तो लगातार अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस को एक तरफ झटके लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। रोहन गुप्ता की अगर बात की जाए, जो कि करीब 15 साल से कांग्रेस से जुड़े रहे और उन्होंने कहा कि मेरी जो विचारधारा थी अब वो कांग्रेस से नहीं मिलती, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो शायद वामपंथी की तरफ अब मुड़ने लगी है, जो लगातार सनातन विरोधी नजर आती है। राम मंदिर का वो जिक्र कर रहे थे और खासतौर से हरदीप सिंह पुरी और विनोद तावड़े इस दौरान मौजूद थे जब उन्होंने पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख रह चुके हैं रोहन गुप्ता, जो बता रहे थे किस तरीके से, और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेट परपाल कौर ने भी भाजपा का दामन थामा है। इसके साथ ही 2 और अन्य सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। रोहन गुप्ता का कहना था कि कांग्रेस वामपंथी सोच का शिकार हो चली थी। 2 मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, ये हर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा, विश्वसनीयता नहीं रहेगी। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को हटाए जाने को एक आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा कि विभव कुमार को हटाए जाने का कदम निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में सहायक होगा। विभव कुमार को अभी अभी अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के पद से हटा दिया गया है और यह एक आवश्यक कदम था, क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर है, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है और निष्पक्ष जांच हो
इसको सुनिश्चित करने में मदद करेगा। और इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से विभव कुमार को बर्खास्त किया गया है और पूरा मामला अगर देखा जाए, ना सिर्फ जो उनकी नियुक्ति थी उसको अवैध बताया जा रहा है और नोएडा में भी शायद कई मामले उन पर दर्ज हैं। बिल्कुल मुकुल, कई उन पे मुकदमे दर्ज है और जिसकी जानकारी उन्होंने छुपाई अपनी नियुक्ति के दौरान और उस जांच में विजिलेंस ने गलत पाया, यानी उनकी नियुक्ति को गलत पाया। उनमें वो तमाम धाराएं थी 353, 504, 506, ये था सरकारी काम में बाधा डालना, कर्मचारियों को धमकाना। इस सिलसिले में उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर विजिलेंस ने ये कड़ा एक्शन लिया, क्योंकि जो उनके निजी सचिव थे उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है और केजरीवाल के बड़े क्लोज थे। आप सोचिए उस समय में भी वो केजरीवाल के कांटेक्ट में था, तब केजरीवाल एक अपनी एनजीओ चलाते थे। जब विभव कुमार उनके कांटेक्ट में आए थे, तब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उनको अपना निजी सचिव नियुक्त किया और उन्होंने अपनी नियुक्ति के दौरान ये तमाम बातें छुपा करके रखी। साथ ही साथ अगर अभी केजरीवाल की बात करें तो जब वो तिहाड़ जेल गए तो जिन 6 लोगों को मिलने की अनुमति दी गई थी उनसे तिहाड़ के अंदर, उनमें भी निजी सचिव का नाम वहां पर मौजूद था। यानी वो अपने कोई भी मैसेज पार्टी के लिए होता था तो वो अपने निजी सचिव के थ्रू बाहर पहुंचाते थे पार्टी कार्यकर्ताओं को, या पार्टी में कोई भी एग्रीमेंट होना है या सचिवालय में किसी भी चीज को लेकर के नए नियम लागू करने हैं, तो वो जिस तरह से कह रहे थे कि भाई वो तिहाड़ से ही सरकार चलाएंगे, तो ये सब लोग उनके साथ शामिल थे तिहाड़ से उनकी सरकार चलाने के लिए। लेकिन अब एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईडी ने 4 दिन पहले ही उनसे भी पूछताछ की थी और आगे भी उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आपको बताऊं 10 महीने में उनके 4 IMI नंबर जो फोन के वो चेंज हो चुके हैं। ईडी इस बारे में भी जानकारी लेना चाह रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो धीरे धीरे ये जो शिकंजा है एनफोर्समेंट डायरेक्टर का वो बढ़ता जा रहा है, ना केवल केजरीवाल पे, उन तमाम लोगों पे जो इस आबकारी नीति में, शराब घोटाले में शामिल थे, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। जी, जाहिर तौर पर और ख़ासतौर से मुकेश अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो कसता हुआ जाएगा, लेकिन जो बर्खास्त करने का आदेश आया उस पर भी कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आए थे। किस तरीके से जो बर्खास्त करने का आदेश आया है उस पर हमने देखा कि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई। फिलहाल कुछ इससे जुड़ी कुछ और अपडेट आएगी तो उसके लिए दोबारा आपके साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश। और आइए मिड डे प्राइम में अब आगे बढ़ते हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हिलाल अखबार संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AJL और यंग इंडिया यानी YI से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के पक्ष में अहम फैसला दिया है। प्राधिकरण ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति के अंतिम कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल कार्यवाही शुरू की थी, जिसमें पीएमएलए के तहत 751.9 रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया गया था। जांच में कथित तौर पर AJL और YI से जुड़े वित्तीय मामलों में गंभीर अनियमितताओं का पता चला था। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया से जुड़े इस मामले में ईडी ने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। यंग इंडिया में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 76% शेयर थे। और आइए अब मिड डे प्राइम में देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। ADB का कहना है कि मजबूत वृद्धि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की निवेश मांग और उपभोक्ता मांग में क्रमिक सुधार से प्रेरित होगी। जारी एशियाई विकास आउटलुक के अप्रैल संस्करण में ADB ने कहा कि विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत गति के साथ वित्त वर्ष 2023 में अर्थव्यवस्था में जोरदार वृद्धि हुई है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए DD न्यूज पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरों के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव का। शुक्रिया मुकुल। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे एथलेटिक्स से जुड़ी हुई खबरों के साथ, जहां पर ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि मिलेगी। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की है कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में IOC द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती है। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनामी राशि न देने की 128 साल पुरानी ओलंपिक परंपरा टूट गई है। प्रतिभागियों और टीवी के दर्शकों के लिहाज से एथलेटिक्स ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक से एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम राशि दिए जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। और अब बात कर लेते हैं IPL की, जहां IPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। RCB की बात करें तो इस टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से केवल 1 में टीम को जीत मिली है। वहीं मुंबई इंडियंस को भी 4 मैचों में सिर्फ 1 में जीत नाम करने में अपने सफल रही है टीम। आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों की नजर अपनी दूसरी जीत दर्ज करने पर रहेगी। और IPL के बाद अब बात कर लेते हैं शतरंज की। भारत के डी गुकेश को कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के छठे दौर में ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। युवा शतरंज स्टार खिलाड़ी डी गुकेश अमेरिका के हकारी नाकामुरा के खिलाफ मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहे। वहीं भारत के युवा चेस स्टार आर प्रज्ञानंदा ने छठे दौर में अजरबैजानी ग्रैंड मास्टर निजात अब्बासोव को हरा दिया। प्रज्ञानंदा ने निजात अब्बासोव को 1-0 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं भारत के विदित गुजराती ने भी छठे दौर में शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। उन्होंने फ्रांस के 20 साल के शतरंज खिलाड़ी अली रेजा फिरोजा को 1-0 से हराया। तो मुकुल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। जी शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों के लिए। वहीं देश भर में उत्साह के साथ आज ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद देने में लगे हुए हैं। ईद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में खूब रौनक नजर आई। हमारे संवाददाता मालिक अशरफ ने जामा मस्जिद पर ईद की चहल पहल का जायजा लिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अभी अभी खत्म हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मस्जिद के आंगन में लोगों की जबरदस्त भीड़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी ईद की नमाज अदा की है और अब ये घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से घरों को जाने के बाद ईद मनाने का सिलसिला शुरू होगा। लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, मुबारकबाद देंगे। और आज ईद की नमाज के बाद हमने देखा कि लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी, एक दूसरे के साथ त्यौहार की खुशियाँ बांटी और उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही मुस्कान साफ देखी जा सकती थी।
से गले मिलते हैं, खुशियाँ होती हैं, तो रिश्तेदारों वगैरह के जाते हैं, दावत होती है और बहुत खुशी होती है हमें इस त्यौहार से। Eid Mubarak. It's really nice this year Eid because the climate is really nice and the ambience in Jama Masjid is very enchanting as usual. ईद को आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम नमाज पढ़ के घर जाएंगे, फिर हमें ईद भी मिलेगी, फिर बहुत मजा आएगा। हम बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, अपने दोस्तों में जाते हैं, अपने जहाँ पर सब जाके ईद मिलते हैं और वहाँ खुशियाँ मनाते हैं। My native place in Tamil Nadu state and I'll come to the Delhi first time in Masjid and festival is very beautiful of people are very nice. कोई भी हो, यहाँ सब मिलकर एक साथ नमाज अदा करते हैं, मोहब्बतों को आम करते हैं और गले मिलकर अपने जो भी देशवासी हजरात हैं उन सब के लिए ये बेहतरीन पैगाम को पेश करता है। Everyone here is very happy. We are celebrating Eid Mubarak together, as well as you can see everyone here, male and female, come together right here. So we are so happy, we are so excited about it. ईद एक तरीके से मोहब्बत और प्यार की एक फेस्टिवल है, जो यहाँ का खाना हो, पीना हो, सब लोगों को घर घर जाना, मिलना हो, ये सब चीज़ ईद की इम्पोर्टेंस को सिखाती है। सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। और आइए अब रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मंडला का, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। रानी अवंतीबाई, फिर उदय चंद्र जैन और ढेर सारे मध्य क्षेत्र के वीर जिन्होंने देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, वो सभी को मैं याद कर कर प्रणाम करता हूं। और अंत में हम सब के लिए यहां से लेकर मेरे गुजरात तक जो हमारे जीवन की जीवन रेखा है, ऐसी मां नर्मदा को भी प्रणाम कर कर मेरी बात कीजिए। मेरे साथ बोलिए, हर हर नर्मदे। भाई और बहनों, आज जब मैं आया हूं तब आप सभी को मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आया और इस लोकसभा के चुनाव में मंडला की जनता ने भी अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजना। दो खेमे लगे हैं, एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम बनी है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग, ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मोदी जी जब शासन पे आए, उन्होंने पहला भाषण किया था कि मेरी ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी। अखबारों ने लिखा, आते वक्त तो सब कहते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। भाई और बहनों, 10 साल में भारत में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, 95 लाख किसान, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 95 लाख किसानों को
किसान सम्मान निधि का फायदा पहुंचा है। 70 लाख माताओं बहनों को घर में नल से जल पहुंचाया। आयुष्मान भारत 4 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। और 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 88 लाख माताओं बहनों को घर में गैस का सिलेंडर देकर धुएं से मुक्त घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 42 लाख गरीबों को आवास दिया और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे। भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया में जो भी जानता है इस देश के 70 करोड़ 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तब वो आश्चर्यचकित हो जाते। मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भाइयों और बहनों, मैं जनजाति क्षेत्र से आया हूं। कांग्रेस ने इतने लंबे समय पर 55 साल तक देश पर शासन किया। जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपने कभी इस देश के राष्ट्रपति पद पर गरीब आदिवासी बेटे या बेटी को बिठाया क्या? नहीं बिठाया। तो अमित शाह मध्य प्रदेश के मंडला में इस चुनावी जनसभा को संबोधित यहाँ कर रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा इंडी गठबंधन जो कि घमंडिया गठबंधन है, ये जनता को तय करना है कि वो ये देखे एक ऐसे पार्टी, ऐसा दल रहा जिसने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, या बीजेपी और एनडीए में जो दल शामिल हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों की बात की जाए, पिछड़ों की बात की जाए, उनको लगातार बढ़ावा दिया और आज वो लगातार राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल अभी के लिए मिड डे प्राइम में आज इतना ही। फिर हाजिर होंगे दूसरी खबरों के साथ, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।